Hello everyone. In this video, we'll begin with the solutions with BZYET 143 जून 2024 का पेपर. इससे पहले के पेपर्स बेटा पहले से जो चैनल है उस पर अपलोडेड है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द इंसेक्ट्स विद देयर एंटीना. तो अगर हम बात करें फीमेल मस्कीटो, तो फीमेल मस्कीटो के इंसेक्ट को बेटा हम बोलते हैं प्लूमोस. कॉकरोच के इंसेक्ट सिटेशियस होते हैं. हाउस फ्लाई के इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एरिस्टेट होते हैं. पल्स बीटल के इंसेक्ट सिरेट और बटरफ्लाई के इंसेक्ट क्लेविड. तो ये जो भी मॉडिफिकेशंस होते हैं ना, चाहे वो विंग्स में हो या माउथ पार्ट्स में हो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आइडियली मैच करने के लिए हर पेपर में हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मिलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. पहला है रैप्डोम. रैप्डोम बेटा एक बेसिकली कंपाउंड आई का पार्ट होता है. इन बीज रैप्डोम इज अ रॉड लाइक स्ट्रक्चर विद इन द ओमाटिडिया. तो जो ओमाटिडिया है वो क्या है? ओमाटिडिया एक फंक्शनल यूनिट है कंपाउंड आई का, एक सिंगल यूनिट है कंपाउंड आई का. उसके अंदर कुछ रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिनको हम बोलते हैं रैप्डोम. तो रैप्डोम क्योंकि सॉर्ट ऑफ एक आई का पार्ट है तो उसका काम क्या है? फोटो रिसेप्टर यूनिट, मतलब लाइट को परसीव कर रहे हैं. प्लस इसके अलावा बीज के अंदर रैप्डोम्स आर केपेबल ऑफ रिजॉल्विंग वेवलेंथ एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. जो भी लाइट रिसीव हो रही है ये उसकी वेवलेंथ को और पोलराइजेशन को रिजॉल्व करते हैं. क्योंकि बीज जो है वो बेसिकली जब वो नेविगेट करते हैं, इधर से उधर जाती हैं, तो वो लाइट पैटर्न्स को या लाइट के पोलराइजेशन के बेसिस पे इधर उधर ट्रैवल करती हैं. तो इन सारी चीज़ों में हेल्प कौन करता है? रैप्डोम. नेक्स्ट है ट्रैकियल सिस्टम. ट्रैकियल सिस्टम ऑफ द इंसेक्ट इज नेटवर्क ऑफ ट्यूब दैट फंक्शन एज रेस्पिरेटरी ऑर्गन. तो ये एक ट्यूब्स का नेटवर्क है जिसका मेन काम क्या है? रेस्पिरेशन में हेल्प करना, ट्रांसपोर्ट करना ऑक्सीजन को और CO2 को बिटवीन द इंसेक्ट एंड द इन्वायरमेंट. नेक्स्ट आ जाता है ग्लियल सेल्स. ग्लियल सेल्स जो होते हैं आर मोर अबंडेंट देन न्यूरॉन्स इन द CNS. न्यूरॉन मतलब जो हमारे नर्वस सिस्टम होता है उसमें एक तो होते हैं न्यूरॉन्स जो हमारे मेन सेल्स है, फंक्शनल सेल है. उसके साथ कुछ एडिशनल सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लियल सेल्स. तो ग्लियल सेल्स जो होते हैं वो न्यूरॉन से भी ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं नंबर्स में इन CNS. दे आर टाइटली कनेक्टेड विद सोमाटा while others are found near the neuropile surface with प्रोसेसेस रीचिंग इनवर्ड टू इन्वेस्ट द एक्सॉन एंड डेंड्राइट. ये न्यूरोपाइल सरफेस के पास होते हैं या फिर सोमाटा के साथ कनेक्टेड होते हैं. इनमें से जो एक्सॉन्स निकल रहे होते हैं या डेंड्राइट्स निकल रहे, जो प्रोसेस निकल रहे होते हैं वो एक्सॉन या डेंड्राइट्स के साथ कनेक्टेड होते हैं. ग्लियल सेल्स के पास एक लार्ज ग्लाइकोजन रिजर्व होता है और ये न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूरॉन को. तो बेसिकली ये न्यूरॉन के लिए क्या है? ये न्यूरॉन के लिए सपोर्टिंग सेल्स हैं जो उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट है रोडेंटिसाइड्स. रोडेंटिसाइड्स एज द नेम सजेस्ट रोडेंट को किल करने वाली मेडिसिन. तो वो पेस्टिसाइड्स जो रोडेंट्स को जैसे माइस रैट्स वगैरह को किल करने के लिए यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं रोडेंटिसाइड्स. दे आर ऑफन फॉर्मुलेटेड एज बेट्स विद अट्रैक्टिव सब्सटेंस लाइक पीनट बटर और मोलासिस. अब ऑब्वियसली कोई भी जो एनिमल है वो अपने पेस्टिसाइड की तरफ अट्रैक्ट हो, अपने मेडिसिन की तरफ अट्रैक्ट हो और उसको वो इनगल्फ कर ले ताकि जो हम चाहते हैं वो फंक्शन परफॉर्म हो सके. तो इसके लिए उसके अंदर कुछ ऐसे अट्रैक्टिव सब्सटेंसेस, कुछ ऐसे अट्रैक्टिव फूड स्मेल्स, फूड पार्टिकल्स या एडिटिव्स ऐड करे जाते हैं जिससे वो उस मेडिसिन की तरफ अट्रैक्ट हो जाए. नेक्स्ट है पिगडियम. पिगडियम होता है बेटा पोस्टीरियर पार्ट या फिर शील्ड ऑफ क्रस्टेशियन एंड सम अदर आर्थ्रोपोड्स. तो बेसिकली जो इंसेक्ट्स होते हैं, इंसेक्ट की बॉडी के जो पोस्टीरियर पार्ट होता है उस शील्ड को हम बोलते हैं पिगडियम. ठीक है. and extinct trilobites. In groups other than insect it contain anus and in females. तो बेसिकली यहाँ पे जो पोस्टीरियर पार्ट है तो इसके पास कौन सा बॉडी ऑर्गन आ रहा है? एनस. अगर फीमेल्स की बात करें तो फीमेल इंसेक्ट में पिगडियम रीजन में ही ओविपोजिटर भी प्रेजेंट होते हैं जहाँ पे सारे एग्स डिपॉजिट हो रहे होते हैं. पिगडियम इज द एनल सेगमेंट ऑफ एन इंसेक्ट एंड इट हैज सेवरल फंक्शंस. अब क्या क्या सेवरल फंक्शंस परफॉर्म करता है पिगडियम? पहला सेंसरी फंक्शंस. इन फ्लीज द पिगडियम इज अ सेंसरी स्ट्रक्चर दैट डिटेक्ट एयर करंट्स. दूसरा डिफेंसिव मैकेनिज्म, डिफेंसिव केमिकल प्रोडक्शन. In some beetles, the pygial gland substance produces, stores and sprays chemical compound for defense. और तीसरा आ गया फीमेल इंसेक्ट्स के अंदर ये ओविपोजिटर का काम कर रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे एग्स डिपॉजिट हो रहे हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग पार्ट्स. तो सबसे पहला है नो मेटामॉर्फोसिस एंड इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. तो अगर हम बात करें बेटा जब भी इंसेक्ट्स की ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ग्रोथ होती है, तो बेसिकली उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस. और इन जनरल मेटामॉर्फोसिस जो होती है वो 4 टाइप की होती है. तो पहले हम वो 2 डिस्कस करेंगे जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया और उसके बाद बाकी 2 को भी एक बार देख लेंगे. जब हमने कहा कि नो मेटामॉर्फोसिस, की मेटामॉर्फोसिस हो ही नहीं रही, तो उस कंडीशन को बोलते हैं एमेटाबोला. दीज इंसेक्ट्स हैव ओनली 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ, एग, यंग वन एंड
अडल्ट, मतलब एग है, एग हैच हुए तो क्या निकला, यंग वन, जो कि अडल्ट के बहुत ज़्यादा सिमिलर है, सिर्फ इट इज़ स्मॉलर इन साइज. इट इज़ मोस्ट प्रिमिटिव टाइप ऑफ मेटामॉर्फोसिस. द हैचिंग इंसेक्ट रिजेंबल द अडल्ट इन every way except size and is referred to as juvenile. Molting continues throughout the life. At each molt, the larva grows bigger and the genitalia develop progressively. Adult and larva live in the same habitat. For example, silverfish. तो ये सेम हैबिटेट में रहते हैं, इनकी हैबिट सेम है, हैबिटेट सेम है, मॉर्फोलॉजी सेम है. फ़र्क किस में आ रहा है, साइज़ में आ रहा है. और जैसे 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 वो ग्रो करेगा, इंसेक्ट के अंदर मोल्टिंग होती रहेगी. मोल्टिंग क्या होता है, जो उसकी आउटर शीट होती है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है, क्योंकि अगर वो चेंज नहीं होगी तो वो इंसेक्ट की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट करेगी. सेकेंड हमसे पूछा गया इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस. इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस में बेटा क्या होता है, उसे हम बोलते हैं हेमी मेटाबोला. दीज इंसेक्ट्स हैव 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ, नेमली एग, यंग वन एंड एडल्ट. अब नो मेटामॉर्फोसिस में भी यही 3 स्टेजेस थी, लेकिन यहाँ पे यंग वन को हम क्या बोल रहे हैं, नयाट, और वो जो होते हैं इक्वेटिक होते हैं. तो यहाँ पे मेन डिफरेंस क्या है, जब हमने ए मेटाबॉलिस इंसेक्ट्स देखे थे तो उनकी जो हैबिट्स या हैबिटेट थे वो अडल्ट फॉर्म से सिमिलर थे, लेकिन यहाँ पे जो यंग वंस है जिनको हम नयाट्स बोल रहे हैं, इनके हैबिट और हैबिटेट जो है वो अडल्ट फॉर्म से डिफरेंट है. दे ब्रीथ बाय द मीन्स ऑफ ट्रैकियल गिल्स. द इंसेक्ट्स हैव कम्प्लीटली ग्रोन विंग्स दैट आर सूटेबल फॉर एरियल लाइफ आफ्टर देयर लास्ट मोल्ट. तो जब इनकी लास्ट मोल्टिंग हो जाती है, इनिशियली ये इक्वेटिक है, तो धीरे धीरे ये इक्वेटिक लाइफ से एरियल लाइफ की तरफ ट्रांसफॉर्म होते हैं. फॉर एग्जाम्पल ड्रैगन फ्लाई, डैमसेल फ्लाई और मे फ्लाई. और बाकी दो जो हैं वो है, एक है पोरोमेटाबोला, दैट इज ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, मतलब धीरे धीरे मेटामॉर्फोसिस हो रही है. द यंग वंस आर कॉल्ड निम्फ. ये टेरेस्ट्रियल होते हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ देयर विंग्स एंड एक्सटर्नल जेनेटेलिया एंड रिजेंबल अडल्ट इन जनरल बॉडी अपीयरेंस. ये टेरेस्ट्रियल है, उसके अलावा इनके विंग्स और एक्सटर्नल जेनेटेलिया जो है वो अडल्ट फॉर्म को रिजेंबल नहीं करता, अदरवाइज इनकी जो मॉर्फोलॉजी है वो अडल्ट फॉर्म जैसी है. Their compound eyes and mouth part are similar to adults. Both nymph and adult live in the same habitat. Later instars होते हैं जो young stages होती है, जैसे मोल्टिंग हो रही है, अगर 5 मोल्ट्स हो रहे हैं तो हमने उसे instar 1, instar 2, instar 3 ऐसे नेम कर दिया. Later instar develop external wing buds. The genitalia develop with time. Later instar nymph closely resemble the adult. तो obviously अगर egg से hatch हुआ एक young one जिसको हमने नाम दे दिया nymph, ठीक है, धीरे धीरे करके इसमें ग्रोथ हो रही है, डेवलपिंग हो रही है, और हर ग्रोथ और डेवलपमेंट के साथ मोल्टिंग हो रही है, आउटर शीट जो है वो चेंज हो रही है. तो बाय द टाइम जैसे जैसे ये अडल्ट फॉर्म के क्लोजर, अपनी ग्रोथ के क्लोजर आ रहे हैं, तो ये जो निम्फ फॉर्म होगी वो अडल्ट फॉर्म को रिजेंबल करेगी. ठीक है जी. अब एक हमारा बच गया, दैट इज होलो मेटाबोला, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. दीज इंसेक्ट्स हैव 4 लाइफ स्टेजेस, एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट. ये अगर आपको याद हो, अपने पहले इन जनरल बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल्स में हम ये पढ़ते हैं. मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट्स अंडरगो कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. तो ज़्यादातर इंसेक्ट्स में क्या होता है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस. लार्वा ऑफ बटरफ्लाई आर कॉल्ड कैटरपिलर. बटरफ्लाई में लार्वल स्टेज को हम कैटरपिलर बोलते हैं. वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है अडल्ट फॉर्म से. यहाँ पे मेनली क्या है, ये जो चारों फॉर्म्स है ये एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है. लार्वल फॉर्म प्यूपल फॉर्म से डिफरेंट है, प्यूपल फॉर्म अडल्ट फॉर्म से डिफरेंट है. तो ये मॉर्फोलॉजिकली एक दूसरे से बहुत डिफरेंट फॉर्म है. कंपाउंड आइज जो होती हैं वो एब्सेंट होती है लार्वल फॉर्म में, लेकिन अडल्ट फॉर्म में वो प्रेजेंट होती है. तो ओवर द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंपाउंड आइज डेवलप हो जाती है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन था सेप्टिसीमिक प्लेग और निमोनिक प्लेग. ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं दिसंबर 23 के पेपर में. नेक्स्ट मॉडिफाइड नेट्स और LLINs, मतलब कि लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइड नेट्स. दिस इज ऑल्सो अ रिपीटेड क्वेश्चन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Again a repetitive question, mechanical control of houseflies and chemical control of houseflies. Next, short note on any two of the following. Again in the beginning also I told you कि modification of wing से related, modification of antenna, mouth part ये important है, and I guess it is part of chapter 2. तो वहाँ से ये वाला topic is important, so must go through this topic specially. पहला पार्ट है मॉडिफिकेशन इन विंग्स. तो अगर हम देखें देयर आर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस व्हिच आर सीन इन डिफरेंट. तो पहले तो मॉडिफिकेशन के नाम याद कर लो, टेगमिना, इलेट्रा, हेमेलिट्रा, हॉल्टर्स, सूडो हॉल्टर्स. तो 6 हो गए. टेगमिना किसके अंदर होते हैं, ग्रास ओपर और कॉकरोच के अंदर होते हैं. इनके जो 4 विंग्स होते हैं वो मॉडिफाई होके टेगमिना बन जाते हैं. मॉडिफाई कैसे हुए, वो थिकेंड है और लेदरी है. तो 4 विंग्स थिकेंड और लेदरी होते हैं और मॉडिफाइड फॉर्म होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं टेगमिना, और ये एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं. ठीक है. इलाइट्रा, हार्डन 4 विंग्स ऑफ बीटल्स आर कॉल्ड इलाइट्रा. बीटल्स के जो 4 विंग्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डनड होते हैं और उसको बोलते हैं इलाइट्रा. दे आर आर्क्ड लेटरली, साइड की तरफ वो ऐसे आर्क्ड होते हैं, एंड मीट एट द मिड डॉर्सल लाइन, और बीच की मिड डॉर्सल लाइन पे मीट करते हैं. दे आर नॉट ओवरलैप्ड विद ईच अदर, बट इनके अंदर कोई ओवरलैपिंग देखने के लिए हमें नहीं मिलती. नेक्स्ट है हेमेलिट्रा. इन प्लांट बग्स द बेसल पार्ट ऑफ द विंग इज लेदरी एंड द एपिकल पार्ट इज मेम्ब्रेनियस. अब यहाँ पे क्या है, जो पीछे का पार्ट है वो बेसिकली, मतलब जो एक पार्ट है वो लेदरी है और जो दूसरा जो टिप का पार्ट है वो मेम्ब्रेनियस है. तो ऐसे पार्ट को हमने, ऐसे विंग्स को हमने क्या बोला, हेमेलिट्रा.
हॉल्टर्स, ये हॉल्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉल्टर्स का अदरवाइज भी क्वेश्चन आ जाता है, फंक्शन ऑफ हॉल्टर्स बताओ, ये हॉल्टर्स का क्या रोल है। द हिंड विंग्स इन डायप्टेरियन इंसेक्ट्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म हॉल्टर्स। तो हिंड विंग्स जो होते हैं वो मॉडिफाई होकर क्या बना देते हैं बेटा, हॉल्टर्स बना देते हैं, जिनका मेन काम है वो सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं और बॉडी को बैलेंस करते हैं। तो ये इंसेक्ट की बॉडी के बैलेंसिंग ऑर्गन और सेंस ऑर्गन की तरह काम करते हैं। द हॉल्टर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ द बॉडी वाइल फ्लाइंग। हॉल्टर्स कंसिस्ट ऑफ बेसल लोब, स्टॉक एंड एन एंड नोब। तो एक लोब होती है जिसके नीचे एक स्टॉक होता है और एक एंड नोब होती है। हॉल्टर्स आर फाउंड इन डायप्टेरियंस लाइक मस्कीटो, हाउस फ्लाइज एट्सेट्रा। नेक्स्ट आ गया हमारे पास सूडो हॉल्टर्स। फोर विंग्स इन स्ट्रेप्चरेंस इंसेक्ट्स आर कॉल्ड सूडो हॉल्टर्स। दे डू नॉट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन बैलेंसिंग द बॉडी वाइल फ्लाइंग एंड डू नॉट एक्ट एज सेंस ऑर्गन। अब नाम ही बता रहे हैं कि यहाँ पे हॉल्टर्स है, बट सूडो वर्ड रेफर करता है फॉल्स को। तो ये फॉल्स हॉल्टर्स मतलब दिखने में ही हॉल्टर्स हैं, लेकिन फंक्शनली ये हॉल्टर्स की तरह कोई काम नहीं कर रहे, ना ही ये सेंस ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहे हैं और ना ही ये बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह एक्ट कर रहे हैं। सो दीज आर द डायग्राम जहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कॉकरोच के अंदर टेगमीना प्रेजेंट होता है, फिर हमने इलाइट्रन पढ़ा था बीज के अंदर, हॉल्टर्स, सूडो हॉल्टर्स और हेमेलाइट्रन्स। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ हीमोसाइट्स एंड हीमोलिम्फ। हीमोसाइट और हीमोलिम्फ का फंक्शन क्या है। हीमो वर्ड बेटा रेफर करता है ब्लड को और साइट वर्ड यूजुअली रेफर करता है सेल्स को। तो बेसिकली इंसेक्ट के ब्लड में जो सेल्स होते हैं वो कैसे है। हीमोसाइट्स हैड अ वाइड रेंज ऑफ फंक्शन, जैसे कि वुंड रिपेयर, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैरासाइट and pathogen are two of the most evident, but they also play a part in many other areas of insect normal functioning. Hemocytes का सेल इंसेक्ट की बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस हैं, लेकिन उसमें से मेन फंक्शन वुंड रिपेयर है और प्रोटेक्ट करना, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना है पैथोजन और पैरासाइट से। ठीक है, a hemolymph clot forms below the wound if the epidermis is injured. Both hemocyte and plasma components are involved in the formation of the clot. ये हम ह्यूमंस की तरह ही हो, जैसे क्लॉटिंग होती है तो हमारी जो स्किन है वहाँ पे क्लॉट बन जाता है, फिब्रिन क्लॉट बनता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, हीमोलिम्फ क्लॉट बना रहा है वुंड के नीचे, और ये जो क्लॉट है वहाँ पे हीमोसाइट्स भी प्रेजेंट है और प्लाज्मा के कुछ कॉम्पोनेंट्स या प्रोटीन्स प्रेजेंट है। ग्रेन्यूलोसाइट्स क्रिएट अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस अ जेल, जो हेल्प करता है इस क्लॉट फॉर्मेशन में। तो बेसिकली हीमोसाइट्स क्या है, ब्लड सेल्स ऑफ इनवर्टिब्रेट मेनली इंसेक्ट्स और ट्यूनिकेट्स के। इनका मेन रोल है डिफेंस का में काम करना, इम्यूनिटी, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना। कभी कभी इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स, कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो या तो न्यूट्रिएंट के एब्जॉर्प्शन में या न्यूट्रिएंट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। दे पार्टिसिपेट इन बोथ ह्यूमोरल एंड सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करना एक मेन काम और वुंड रिपेयर करना दूसरा मेन काम, उसके अलावा तीसरा न्यूट्रिएंट स्टोरेज या न्यूट्रिएंट में हेल्प कर रहे हैं और डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प कर रहे हैं। जब ये ह्यूमोरल या सेल्यूलर इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं तो साथ में फैगोसाइटोसिस, इनकैप्सुलेशन, नॉड्यूलेशन एंड ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म एंड वेस्ट क्लियरेंस। अगर हम बात करते हैं हीमोलिम्फ की, तो हीमोलिम्फ क्या करते हैं, हीमोलिम्फ सर्कुलेट अराउंड द बॉडी बाथिंग द टिश्यूज डायरेक्टली। हीमोलिम्फ इज अ वाटरी फ्लूइड कंटेनिंग आयंस, मॉलिक्यूल्स एंड सेल। तो बेसिकली हीमोलिम्फ क्या है, इंसेक्ट की बॉडी के अंदर एक फ्लूइड सर्कुलेट हो रहा है जिसको हम बोल रहे हैं हीमोलिम्फ। ये इसके अंदर आयंस, मॉलिक्यूल और सेल्स तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। इट एक्ट एज अ हाइड्रोलिक मीडियम फैसिलिटेटिंग ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ एसेंशियल मॉलिक्यूल्स इंक्लूडिंग वाटर। और इसका मेन काम क्या हुआ, ट्रांसपोर्टेशन। तो बेसिकली हीमोलिम्फ हम ये भी बोलते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं जिनके पास मेनली ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उनका ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पूरा ब्लड बाथेड होता है। ठीक है, तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑल द सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड, और वहाँ पे जो ब्लड सिस्टम है उसको हीमोलिम्फ, ये सर्कुलेटरी सिस्टम को हीमोलिम्फ बोल देते हैं। एज प्राइमरी ऑर्गन इट इज़ इन्वॉल्व इन वुंड हीलिंग एंड इम्यून रिस्पॉन्स थ्रू सेल्यूलर एंड ह्यूमोरल रिस्पॉन्स। लेकिन अगर हम टिपिकली फंक्शंस की बात करें तो इंटरनल सेल्स आर केप्ट वेट बाय हीमोलिम्फ। मैंने बताया ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड बाथेड सेल्स होते हैं, तो जितने भी सेल्स हैं वो हीमोलिम्फ के कॉन्टैक्ट में है। The main function of hemolymph is to transport nutrients from digestive system and carries them through the body cavity, feeding tissues and organs. The water level in the tissue are maintained by hemolymph. तो nutrient को transport करना, water level को maintain करना। Body water is obtained via food. However, many insects will suck fluid or sap in their circumstances. Hydrostatic pressure developed due to hemolymph pumping that is useful in the following processes. अब ये वाटर लेवल्स को मेंटेन कर रहे हैं, वाटर लेवल को मेंटेन कर रहे हैं तो बॉडी के अंदर जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है उसको भी मेंटेन कर रहे हैं। और वो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो है वो कौन कौन से प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट है, मोल्टिंग, विंग एक्सपेंशन, इकोलोशन, इवर्जन ऑफ मास, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी शेप। तो ये सारी चीज़ों के लिए हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को डेवलप कौन कर रहा है, हीमोलिम्फ।
It aids phagocytosis, encapsulation, detoxification, coagulation and wound healing. तो बेसिकली हीमोलिम्फ और हीमोसाइट्स बेटा कलेक्टिवली क्या बना रहे हैं? ब्लड. आप ये समझ सकते हो कि ब्लड के अंदर के जो सेल्स हैं हमने उन्हें बोल दिया हीमोसाइट्स, और जो अदर फ्लूइड मैट्रिक्स है हमने उसको बोल दिया हीमोलिम्फ. तो अब सेल्स जितना भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं वो बिना फ्लूइड सपोर्ट के नहीं हो सकता. हीमोलिम्फ वो सारी चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं. तो हीमोसाइट जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे, इम्यूनिटी, कोएगुलेशन, इनकैप्सुलेशन, डिटॉक्सिफिकेशन, ये सारी चीज़ों के लिए कौन हेल्प कर रहा है? हीमोलिम्फ. Invading bacteria are also killed by enzymes such as lysozyme. Hemolymph movement also has a role in thermal regulation in the circulatory system to regulate the body heat. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हेमिप्टेरा. तो क्लास इंसेक्टा का एक मेन ऑर्डर है हेमिप्टेरा. हेमिप्टेरा बेसिकली है क्या? दीज आर स्मॉल टू लार्ज साइज इंसेक्ट्स. दे यूजुअली हैव 2 पेयर ऑफ विंग्स. 4 विंग्स आर ऑफ हार्डर कंसिस्टेंसी दैन हिंड विंग्स. तो 2 पेयर ऑफ विंग्स हैं, नियरली स्मॉल टू लार्ज इंसेक्ट्स होते हैं. अडल्ट ट्रू बग्स हैव अ ट्रायंगल स्ट्रक्चर स्केटलम बिटवीन डिफरेंट विंग्स. हेड जो होता है वो या तो हाइपोग्नेथस होता है या प्रोग्नेथस होता है विद वेल डेवलप्ड रोस्ट्रम एंड अ पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट. तो वेल डेवलप्ड रोस्ट्रम प्रेजेंट है और सकिंग type of mouth part. Pronotum may be small or large. Hemipterans exhibit various modes of locomotion जैसे कि swimming, skating on water surface, jumping, walking and flying etc. सो अगर आपको बेटा कन्फ्यूजन है हाइपोग्नेथस, प्रोग्नेथस या माउथ पार्ट के बारे में या प्रोटोनोम के बारे में, तो इसमें देयर इज़ अ वीडियो विच आई पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जिसमें हमने ये माउथ पार्ट, हेड पार्ट, जो इनकी बेसिकली जो फिजियोलॉजी होती है उसके जो अलग अलग टर्मिनोलॉजी है वो हमने डिस्कस करी हुई है. Okay, so the next is hemipterans are hemimetabolous and develop through a series of nymphal instars which look like adult. अब ये hemimetabolous है, दैट मीन्स इनके अंदर मतलब मेटामॉर्फोसिस तो होता है बट इनकम्प्लीट होता है. ठीक है, बहुत सारे निम्फल इंस्टार्स, बहुत सारे निम्फ स्टेज जो होती हैं, बीच में इंस्टार स्टेजेस जो होती हैं वो आती हैं, और उसके बाद अडल्ट फॉर्म. और जो इंस्टार्स होते हैं ना वो अडल्ट से सिमिलर होते हैं. ड्यूरिंग डेवलपमेंट द निम्फ मोल्ड सेवरल टाइम्स एंड ग्रेजुअली रिजेंबल अडल्ट मोल्ड. अ फ्यू हेमिप्टेरन सच एज एफिड्स डेवलप पार्थेनोजेनेटिकली. पार्थेनोजेनेटिकली का मतलब होता है कि विदाउट फर्टिलाइजेशन. नॉर्मली क्या होता है कि एग और स्पर्म फर्टिलाइज करते हैं तो एक नया ऑफस्प्रिंग डेवलप होता है, लेकिन देयर आर टाइम, जैसे कुछ बीज के अंदर होता है, हनी बीज वगैरह के अंदर आई गेस आपने पढ़ा होगा कि एग जो है, जो एग फर्टिलाइज हुआ वो डेवलप होगा फीमेल में, और जो एग नहीं फर्टिलाइज हुआ वो डेवलप होगा मेल बी में. तो बेसिकली जब विदाउट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट होती है तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेटिकली. हेमिप्टेरन्स exhibit various modes of locomotion जैसे कि स्विमिंग है, स्केटिंग है, जंपिंग, फ्लाइंग एक्सेट्रा. सम स्पीशीज सच एज एफिड्स आर सिग्निफिकेंट एग्रीकल्चरल पेस्ट एंड डैमेज क्रॉप बाय सकिंग सैप एंड ट्रांसमिटिंग सीरियस वायरल डिजीजेस. तो ये एग्रीकल्चर पेस्ट, मेन एग्रीकल्चर पेस्ट है, मतलब क्रॉप्स को या फील्ड्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, प्लांट्स में डिजीजेस कॉज कर सकते हैं. अ फ्यू स्पीशीज सच एज बेड बग, किसिंग बग ट्रांसमिट सीरियस डिजीजेस टू ह्यूमन बींग्स एज वेल. वेरियस स्पीशीज आर प्रेडेटर्स ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट एंड आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल. Hemipterans also have been cultured for beneficial purposes such as lac insect for shellac and cochineal scale insect for dye. तो बेसिकली एग्रीकल्चरल पेस्ट ही है, क्रॉप्स को डैमेज कर सकते हैं, इसलिए इनको स्टडी करना इंपॉर्टेंट है ताकि इनको कंट्रोल करा जा सके. उसके अलावा कुछ ऐसे बग्स जो होते हैं वो ह्यूमन में भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. उसके अलावा कुछ ऐसे जो हैं वो प्रेडेटर्स की तरह यूज़ हो सकते हैं दूसरे इंसेक्ट के अगेंस्ट, तो इनको वहाँ हम अपने यूज़ के लिए मैनिपुलेशंस हम कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. एंड बेनिफिशियल पर्पसेस के लिए कुछ प्रोडक्ट्स के लिए जैसे शेलेक के लिए या डाई के लिए हम कुछ इंसेक्ट्स का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ लीशमैनिया डोनोमैनी विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम. लीशमैनिया डोनोमैनी की लाइफ साइकिल हमने और भी करी हुई है, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इसके अलावा भी देर आर डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जिनकी हमने लाइफ साइकिल करी हुई है. लाइफ साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में कोई ना कोई लाइफ साइकिल डेफिनेटली आती है. द पैथोजन इज ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट ऑफ मैन एंड अदर मेमेलियन होस्ट. तो बेसिकली ये जो पैथोजन है, जो लीशमैनिया डोनोमैनी है, ये अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करता है. और जो भी ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करते हैं ना, उनकी लाइफ साइकिल को बोला जाता है ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन. वो एक एसेक्सुअल मोड एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं और सेक्सुअल मोड दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कंप्लीट कर रहे हैं. यहाँ पे जो उनका मेन होस्ट है वो कौन है? पैरासाइट ऑफ मैन है, तो मेन होस्ट है मैन. इट एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स, एमास्टिगोट फॉर्म एंड प्रोमास्टिगोट फॉर्म. सो अगर हम बात करें डायग्राम की तो दीज आर द डायग्राम. ये वाला फॉर्म बेटा है एमास्टिगोट फॉर्म, जस्ट अ सेकेंड. हाँ जी, दिस वन इज एमास्टिगोट फॉर्म एंड द अदर वन ये जो है ये है इसका प्रोमास्टिगोट फॉर्म. यहाँ पे भी एक वेल डेवलप मतलब वेल लेबल डायग्राम है. एमास्टिगोट फॉर्म जिसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, न्यूक्लियस है, वेसिकुलर बॉडीज है, गोल्गी है, प्लस काइनेटोप्लास्ट प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है, फ्लैजेला पॉकेट और फ्लैजेलम प्रेजेंट है. ठीक है,
सो अब आते हैं डिस्क्रिप्शन पे। ए मास्टिकेट फॉर्म, इट इज़ नॉन फ्लैजुलर स्टेट, अभी आपने देखा राउंड सा है, नॉन फ्लैजुलर है, फाउंड इनसाइड मोनोसाइट पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर लिम्फोसाइट, बेसिकली न्यूट्रोफिल। मोनोसाइट में होता है, न्यूट्रोफिल में होता है, एंडोथीलियल सेल्स में होते हैं ये प्रेजेंट। तो मतलब अगर ये ह्यूमन को इन्फेक्ट कर रहे हैं, इंट्रासेल्यूलर है, सेल के अंदर इन्फेक्ट करते हैं। कौन से सेल को इन्फेक्ट करते हैं? मोनोसाइट्स को, न्यूट्रोफिल्स को, या फिर एंडोथीलियल सेल्स को। दीज आर स्मॉल राउंड और ओवल बॉडीज मेजरिंग 2 to 3 माइक्रोमीटर with an oval round nucleus in the middle. A rod-shaped kinetoplast lies at the right angle to the nucleus, which comprises of DNA containing body and a mitochondrial structure. यहाँ पे DNA containing body भी होती है और एक mitochondria की तरह structure भी होता है। Exoneme arises from kinetoplast and extends to the margin of the body. Exoneme basically होती है microfilaments वगैरह, microtubule, जो later on जाके flagellum को develop करने में help करते हैं। तो वो जो exoneme है वो बन कहाँ से रहा है? kinetoplast से। ठीक है, वो काइनेटोप्लास्ट से बनना शुरू होगा, बॉडी के मार्जिन तक जाएगा और वहाँ से फिर फ्लैजेलम भी निकल सकता है। द ए मास्टिकोट डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन, तो इनकी जो डिवीजन हो रही है वो बाइनरी फिजन। तो इसका मतलब ह्यूमन के अंदर कौन सी फॉर्म है? ए मास्टिकोट फॉर्म। और ह्यूमन के अंदर ये कौन सा रिप्रोडक्शन कर रही है? अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाती है प्रोमास्टिकोट फॉर्म। दीज आर फाउंड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ सैंडफ्लाई। द फुल्ली डेवलप प्रोमास्टिकोट आर 15 to 25 माइक्रोमीटर। अब सोचो, जो ए मास्टिकोट फॉर्म है वो 2 to 3 माइक्रोमीटर है और ये 15 to 25 माइक्रोमीटर है, मतलब कि नियरली उसके 5 to 7 टाइम्स। Long, cylinder and spindle shape. The body has a single centrally located nucleus and a kinetoplast which lies transversely near the anterior end. The flagellum is single, delicate and measure 15 to 28 micrometer. मतलब जितनी बॉडी की लेंथ है उतना या उससे ही थोड़ा सा बड़ा फ्लैजेलम भी होता है, which may be of the same length as the body or even longer. ठीक है जी, तो ये आपको दिख गया, ये काइनेटोप्लास्ट है, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे भी ये न्यूक्लियस है और ये काइनेटोप्लास्ट है। हमने यहाँ से पढ़ा था कि यहाँ से एक्सोनीम स्टार्ट होगा और एक्सोनीम के एंड से अगर आप देखो तो ये बाद में फ्लैजेलम स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये कहाँ पे प्रेजेंट है एक्सोनीम? इसका एंटीरियर एंड पे। तो ये बेसिक लाइफ साइकिल है। अगर हम लाइफ साइकिल के डायग्राम देखो, हर लाइफ साइकिल में बेटा डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डायग्राम समझ लेते हो, आप ड्रॉ कर सको, वेल एंड गुड। नहीं ड्रॉ कर सको तो फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखो। अगर आप वो लिख दोगे तो उसी कोई पॉइंट्स बना के आपने उसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। सो अगर हम देखें यहाँ से लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, ट्रांसफर ड्यूरिंग फीडिंग। तो बेसिकली जब मस्कीटो जो सैंड फ्लाई था वो ह्यूमन ब्लड के ऊपर फीड कर रहा था, तो उस टाइम पे इंसेक्ट बाइट के टाइम पे अगर वो सैंड फ्लाई इन्फेक्टेड था, मतलब उसके अंदर प्रोमास्टिकेट फॉर्म्स प्रेजेंट थी, तो वो प्रोमास्टिकेट फॉर्म्स उसने कहाँ पे इंसर्ट कर दी, कहाँ पे इंजेक्ट कर दी? ह्यूमन की या मैमल की बॉडी में। तो मेटासाइक्लिक प्रोमास्टिकेट फॉर्म जो होती है वो इंजेक्ट हो जाती है मैमल की बॉडी में। उसके बाद क्या होगा? अब हमने अभी पढ़ा था कि ये जो फॉर्म्स होती हैं ये किसको इन्फेक्ट करते हैं? बेसिकली मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल, एंडोथीलियल सेल्स को। तो ये एक्टिवली बहुत जल्दी अटैक करेंगे हमारे मैक्रोफेजेस, ग्रैन्युलोसाइट्स को, या फिर क्योंकि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम भी होता है, तो अगर कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट या फॉरेन बॉडी एंटर करेगी तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो वो सेल्स इनको फैगोसाइटोस कर लेते हैं, मतलब कि इनगल्फ कर लेते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा? ये जो प्रोमास्टिकेट फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाएगी ए मास्टिकेट फॉर्म में, मतलब कि ये फ्लैजेलर फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गई? अपने राउंड नॉन फ्लैजेलेटेड फॉर्म में, एंड मल्टीप्लाई बाय सिंपल डिवीजन। बाइनरी फिजन से अभी सिंपली डिवाइड करती रहेगी। जब ये सिंपली डिवाइड करेगी ना, 2 थिंग्स कैन हैपन। एक, जो भी पहले बहुत सारी डिवीजन हो गई, अब जब ये सेल रप्चर हो रहे हैं, ये सारी ए मास्टिकेट फॉर्म्स रिलीज हो रही है, तो ये और मैक्रोफेजेस और मोनोसाइट्स को इन्फेक्ट कर सकती है। ठीक है, और दूसरा क्या कर सकती है? ये सेल के अंदर ही रहेंगी, बॉडी के अंदर ही रहेंगी। तो अगर कोई सैंडफ्लाई या सैंडफ्लाई ब्लड मील के लिए ह्यूमन को बाइट करता है, मैमल को बाइट करता है, तो ये जो फॉर्म्स थी, जो ए मास्टिकेट फॉर्म थी, वो ट्रांसफर हो गई कहाँ पे? मिडगट ऑफ सैंडफ्लाई में। ठीक है, मिडगट ऑफ सैंडफ्लाई से ट्रैवल करते करते उसके गट में, ल्यूमन में एंटर करेगी और ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ए मास्टिकेट फॉर्म किस में ट्रांसफर होगी? प्रोमास्टिकेट में, दैट इज प्रोसाइक्लिक। जो इनिशियल प्रोमास्टिकेट फॉर्म होती है धीरे धीरे डेवलप होगी, इट विल डेवलप इनटू मेटासाइक्लिक प्रोमास्टिकेट। इनके नंबर इंक्रीज होने लग जाएंगे यूजिंग बाइनरी फिजन, और ऐसे करके द साइकिल विल गेट रिपीटेड। ठीक है, द फीमेल सैंडफ्लाई ट्रांसमिट द मेटासाइक्लिक प्रोमास्टिकेट फॉर्म ऑफ द पैरासाइट। तो बेसिकली सैंडफ्लाई ने ट्रांसमिट करी कौन सी फॉर्म? मेटासाइक्लिक प्रोमास्टिकेट फॉर्म ट्रांसफर करी ब्लड मील के टाइम पे इनटू मैन या अदर वर्टिब्रेट में। दीज फॉर्म्स, ये मोटाइल होती हैं, फ्लैजिलेटेड होती हैं, एक्स्ट्रा सेल्युलर होती हैं। दीज प्रोमास्टिकेट फॉर्म्स आर इमीडिएटली फैगोसाइटोस्ड बाय माइक्रोफेजेस एंड अदर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल्स एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ए मास्टिकोट। तो ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो गई? ए फ्लैजिलेटेड में। द ए मास्टिकोट मल्टीप्लाई बाय सिंपल बाय बाइनरी फ्यूजन इनसाइड द रेटिकुलो एंडोथीलियल सिस्टम टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ ए मास्टिकोट। द इन्फेक्टेड सेल इवेंचुअली बिकम पैक्ड विद द पैरासाइट। तो वो जो सेल था उसके अंदर ये जो ए मास्टिकेट फॉर्म थी ये बढ़ते जा रही है, इनका नंबर इंक्रीज होता जा रहा है। तो ये जो मोनोसाइट था, ये जो भी मैक्रोफेज था, ये जो सेल था ये पूरा भर गया, पैक हो गया इन पैरासाइट से, एनलार्ज होगा और एक पॉइंट पे आके रप्चर हो जाएगा।
द लिबरेटेड ए मास्टिकेट फॉर्म इन्फेक्ट न्यू सेल एंड द साइकिल इज रिपीटेड एंड प्रोसीड टू इन्फेक्ट अदर मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइटिक सेल। अब रप्चर होने के बाद ये ए मास्टिकेट फॉर्म्स जो रिलीज होंगी तो ये बेटा क्या करेंगी, ये और सेल्स को इन्फेक्ट करेंगे और इस तरीके से इन्फेक्शन फैलता रहेगा। सम ऑफ द फ्री ए मास्टिकेट फॉर्म्स आर फैगोसाइटोस बाय न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस इन द ब्लड स्ट्रीम। फ्री ए मास्टिकेट फॉर्म्स, अब कुछ मान लो बहुत सारी ए मास्टिकेट फॉर्म्स रिलीज हुई, कुछ ए मास्टिकेट फॉर्म ने बाकी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, लेकिन कुछ अभी ब्लड स्ट्रीम के अंदर ही है, उन्होंने किसी सेल को इन्फेक्ट नहीं करा। तो ड्यूरिंग द ब्लड मील, सैंडफ्लाई ब्लड मील के लिए जब आएगा तो ये जो फ्री ए मास्टिकेट फॉर्म्स है ये सैंडफ्लाई के अंदर एंटर हो जाएंगी। फ्री ए मास्टिकेट फॉर्म्स आर इंजेस्टेड बाय सैंडफ्लाई ड्यूरिंग अ ब्लड मील फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट। दीज एंटर द मिडगट ऑफ द सैंडफ्लाई एंड ट्रांसफॉर्म इनटू मेटासाइक्लिक प्रोमास्टिकॉट्स थ्रू प्रोसाइक्लिक एंड मेटासाइक्लिक इंटरमीडिएट फॉर्म। तो बेसिकली पहले प्रोसाइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हुआ और उसके बाद फाइनली मेटासाइक्लिक फॉर्म में। These promasticate multiply by binary fission and produce large number of promasticotes in the lumen. After a period of 6 to 9 days, the promasticate migrate from the midgut to the pharynx and buccal cavity. तो ये उसके जो गट था, जहाँ गट पे ये मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो वहाँ से ये धीरे धीरे माइग्रेट करते हुए कहाँ आ जाएंगे, माउथ में, मतलब कि बकल कैविटी में। एंड फिर द सेम थिंग विल हैपन whenever the same sandfly will bite or take blood meal from any other host or any other human, तो ये जो प्रोमास्टिकेट फॉर्म्स है ये उसकी बॉडी में इंजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ ट्राई एटोमिने बग्स। तो हमें ट्राई एटोमिन, देखो बग्स से रिलेटेड और लाउस से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, वो आते ही आते हैं। बॉडी लाउस, हेड लाउस, बग्स, इनसे रिलेटेड या तो इनकी आइडेंटिफाइंग फीचर्स पूछ लेंगे या इनके पैरासाइटोलॉजी पूछ लेंगे, पैथोजेनिसिटी पूछ लेंगे। तो ये सारी चीज़ें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। लार्ज बग्स आर अबाउट 25 mm और मोर इन लेंथ, तो नियरली 2.5 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ हो सकती है। 2.5 centimeter is a very big thing. Dull brownish black in color, although some species are more colorful, having yellow or red bands on the pronotum, basal part of forewings और margin of the abdomen. तो कहीं में हमें बहुत अलग अलग कलर्स भी देखने के लिए, ये पैटर्न्स देखने के लिए मिलेंगे। इनकी बॉडी इलोंगेटेड होती है, हेड भी इलोंगेटेड होता है, प्रोट्रूडिंग इन द फॉर्म ऑफ अ स्नाउट, आगे की तरफ ऐसे लग रहा होता है जैसे स्नाउट निकल रही है। हेड बेयर्स अ पेयर ऑफ डार्क कलर्ड आइज, द हेड इज ब्लैकिश ब्राउन इन कलर। एंटेने जो होते हैं वो 4 सेगमेंटेड होते हैं, लार्जर देन द बट बिग एंटेना, बेड बग से बड़े होते हैं और इनके 4 सेगमेंट्स में इनके एंटेना होते हैं, 4 सेगमेंटेड। एक सेकेंड, तो ये जो एंटेना है बेसिकली ये 4 सेगमेंटेड होता है। ठीक है, the antenna are present on the side of the head, inserted midway between the eyes and tip of the snout. Proboscis, that is rostrum, is short, 3 segmented, distal end lies on the prosternum. तो proboscis या जो rostrum है वो बहुत छोटा सा होता है और 3 segmented होता है। It lies closely appressed to the ventral surface of the head, वो ventral surface of head के साथ fused होता है। Thorax 3 segments में divided है, prothorax, mesothorax और metathorax. Protonum is conspicuous and triangular, while mesothorax and metathorax are hidden dorsally by the folded 4 wings. तो जो mesothorax है और जो metathorax है वो हमें easily visible नहीं है क्योंकि वहाँ पे 4 wings present है। The distal part of hemielytra is membranous while the basal part is hard and thick. तो बेसिकली जो wings होते हैं ना, जो 4 wings है उन्हीं को हम hemielytra बोलते हैं। 4 wings का जो पीछे का पार्ट होता है वो बहुत हार्ड होता है और थिक होता है। द हिंड विंग्स आर मेम्ब्रेनियस एंड रिमेन हिडन बीनीथ द हेमीलाइट्रा एट रेस्ट। जब ये बग्स फ्लाई नहीं कर रहे तो उस टाइम पे इनके जो हिंड विंग्स है, जो पीछे वाले विंग्स हैं, वो हमें नज़र नहीं आ रहे होते क्योंकि जैसे ये 4 विंग्स है तो इसके नीचे ही वो हिंड विंग्स छुप जाते हैं जिसकी वजह से नज़र नहीं आते। ठीक है, बट अगर आप इतना डिटेल ना कर सको तो छोटे छोटे पॉइंट, जैसे कि थॉरेक्स 3 पार्ट में सेगमेंटेड है, फिर उसके अलावा 4 विंग्स जो है वो मेम्ब्रेनियस होते हैं और थिक होते हैं। थॉरेक्स के 3 पार्ट्स, थॉरेक्स हैज़ 3 पेयर्स ऑफ लॉन्ग एंड सिलेंडर लेग्स। टार्सस लेग जो है वो टार्सस है और वो 3 सेगमेंटेड है। एब्डोमेन ओवल शेप का होता है एक्सेप्ट फॉर द लेटरल मार्जिन्स। द एब्डोमेन इज कवर्ड बाय द विंग्स। द लेटरल एजेस ऑफ एब्डोमेन आर फ्लैटेंड। द टिप ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द फीमेल इज ब्रॉडर। फीमेल का जो एब्डोमेन का पीछे का पार्ट होता है वो ब्रॉड होता है क्योंकि ऑब्वियसली वो वहाँ पे ओवी डिपोजिशन होता है। Males have a slight bulge on the undersurface near the tip of the abdomen. Although insects have wing, but they cannot fly very far. Obviously, क्योंकि इतना बड़ा साइज़ है तो उस हिसाब से ये इंसेक्ट जितना बड़ा बॉडी साइज़ होगा उतनी ज़्यादा फ्लाइंग कैपेबिलिटी है, जो फ्लाइट कैपेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द रोल ऑफ रेडोविड बग एज अ बायोलॉजिकल वेक्टर इन ट्रांसमिशन ऑफ छगास डिजीज़। तो एज फार एज आई रिमेंबर रेडोविड बग का रिलेटेड क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, इसके फीचर्स या इससे रिलेटेड पैथोजेनिसिटी, कौन सा डिजीज़ कॉज करता है, तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द
इंपॉर्टेंट बग। ये आपको याद रखना है कौन सा डिजीज़ के ट्रांसमिशन में हेल्प करता है, छागस डिजीज़ के, तो मतलब ये एक वेक्टर है। रेडोविड बग्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिटिंग ट्रेपनोसोमा क्रूजी, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ छागस डिजीज़। छागस डिजीज़ का पॉजिटिव एजेंट कौन है, प्लाज्मोडियम है, दैट इज ट्रेपनोसोमा क्रूजी, और वो किसके थ्रू ट्रांसफर हो रहा है, रेडोविड बग के थ्रू। जैसे आपको पता है कि मलेरिया एनोफिलीज के थ्रू ट्रांसफर होता है, डेंगू एडीज मस्कीटो के थ्रू ट्रांसफर होता है, उसी तरह जो छागास डिजीज़ है वो रेडोविड बग्स के थ्रू ट्रांसफर होता है। इट इज़ रेफर टू एज अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस। छागास डिजीज़ को हम अमेरिकन ट्रिप्नोसोमियासिस भी बोल सकते हैं। जूनोटिक डिजीज़ है, मतलब एनिमल के थ्रू ट्रांसफर होने वाला डिजीज़ है। छागास डिजीज़ इज कॉमनली फाउंड इन सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका एंड southern US. However, now it can be found in other parts of the world also because of the relocation of the people of endemic areas. Now, trypanosoma is ingested by the bug during its blood meal from the infected host. तो अब जब भी ये रेडोविड बग अगर किसी इन्फेक्टेड होस्ट को जो ऑलरेडी ट्रिप्नोसोमियासिस से बीमार था, अगर ये बग उसको बाइट करेगा ब्लड मील के टाइम में, जो ट्रिप्नोसोमा है जो इन्फेक्शन कॉजिंग पैथोजन है वो इसकी बॉडी के अंदर एंटर हो जाएगा। फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द पैरासाइट टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन ऑफ द बग। इन अबाउट 18 to 20 days the trypanosomes change their form and multiply by binary fission to form metacyclic trypomastigotes. These infective metacyclized trypomastigotes are present in the lumen of large intestine. The large number of infective forms of trypanosomes, that is metacyclic trypomastigotes, soon reach the rectum and are voided out along with the feces of the bug. अब ये चीज़ याद रखो, अभी हमने बेटा लीशमेनिया डोनोमानी पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा, फेरिंक्स से ट्रैवल करते करते जो पॉजिटिव एजेंट था सैंडफ्लाई के अंदर, लीशमेनिया डोनोमानी कहाँ पे आ जाता है, बकल कैविटी के अंदर आ जाता है। लेकिन रेडोविड बग्स के थ्रू जो ट्रिप्नोसोमा क्रूजी जिसके नंबर इंक्रीज हो रहे हैं, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो धीरे धीरे करके वो लार्ज इंटेस्टाइन गट से वो कहाँ आ जाएगा, रेक्टम की तरफ आ जाएगा और उसके फीसिस के साथ वो बाहर निकलेगा, ठीक है, एंड वॉइडेड आउट अलॉन्ग द फीसेस ऑफ द बग। तो बेसिकली जो हमारा फ्लाई है जो हमारा रेडोविड बग है उसके अंदर ट्रिप्नोसोमा क्रूजी प्रेजेंट है, और ये जब डेवलप हो जाएंगे तो ये फीसेस के थ्रू बाहर आएंगे। The trypanosomas continue to appear in the feces of the bug more than 2 months after they are feeding on infected monkeys. तो ये 2 months तक, ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1 दिन या 2 दिन, 2 months तक वो निकल सकते हैं, मैक्सिमम पॉसिबिलिटी। समटाइम्स द बग में रिमेन इन्फेक्टेड फॉर 2 years. इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नोट हियर दैट एक्सक्रीटा इज वॉइडेड आउट बाय द बग वाइल फीडिंग और सून आफ्टर फीडिंग। तो जिस टाइम पे रेडोविड बग, जिस टाइम पे वो बग फीड कर रहा है, मान लो ह्यूमन का ब्लड मील ले रहा है, मंकी का, किसी भी मैमल का जिस पे वो फीड करता है, जब वो ब्लड मील ले रहा है तो जिस टाइम पे वो ब्लड मील रहा होता है उसी टाइम पे वो डिफिकेट करता है, ठीक है। तो नाउ देयर आर चांसेस ना, अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसको बग बाइट कर रहा है और उसका ब्लड सक कर रहा है, तो उसी टाइम पे उसने वहाँ पे डिफिकेट कर दिया, और डिफिकेट करने की वजह से वो जो ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के जो प्रोमैस्टिगोट फॉर्म्स थे वो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर उसने रिलीज कर दिए। ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल गेट इन्फेक्शन by crushing the infected feces of the bug on the open wound। अब अगर हमें कोई मस्कीटो या बग बाइट करता है तो इचिंग होती है, तो अगर हमने इच करा तो बेसिकली वहाँ पे वो फीसेस जो थे वो क्रश हो गए और उसकी वजह से जो उसके अंदर के फॉर्म्स थे वो बाहर आने लगे। When these infected feces accidentally get rubbed on mucous membrane of the mouth, nose or eyes, infection may also be acquired by eating infected bugs. So this is how redovid bugs cause Chagas disease. It may be emphasized here that the transmission of parasite is not by the bite of bug, though it is through the infected। अब ये चीज़ याद रखो, यहाँ पे बग बाइट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस टाइम वो बाइट कर रहा है, ब्लड मील ले रहा है, उस टाइम उसने ब्लड के अंदर पैरासाइट को इंजेक्ट करा है। नो, दैट इज़ नॉट हैपनिंग। एनिमल एक्वायर द इन्फेक्शन या ह्यूमन एक्वायर द इन्फेक्शन इन द सेम मैनर एज ह्यूमन बींग्स। रोडनियस, नियोट्रियाटोमा, ट्राइएटोमा, etc. are some of the important genera that transmit Chagas disease. In general, species that live in close association with human regularly feed on them are important vectors of Trypanosoma cruzi. The efficacy of any species of the redovid bug as a vector of Chagas disease will depend upon, अब कोई भी बग कितना अच्छा, कितना बेटर वेक्टर है, मतलब कितना ज़्यादा वो डिजीज़ ट्रांसमिट कर रही है, किस पे डिपेंड करता है। द रैपिडिटी विद विच द बग डिफिकेट्स आफ्टर फीडिंग। अगर वो फीड करने के बाद बहुत जल्दी और उसी ह्यूमन या एनिमल के ऊपर डिफिकेट कर देता है तो डिजीज़ के ट्रांसमिट होने के चांसेस ज़्यादा है। लेंथ ऑफ द टाइम द बर्ड स्पेंड्स फीडिंग। अगर नॉर्मली होता है ना कि अगर हमें बग बाइट कर रहे हैं या हमें मस्कीटो बाइट कर रहा है तो हमें इरिटेशन होती है और हम उसी टाइम उसको हटा देते हैं, लेकिन
फॉर इंस्टांस मान लो किसी ह्यूमन को बग बाइट कर रहा है और उसको पता नहीं चल रहा, तो फॉर अ मिनट या फॉर फ्यू सेकंड जितनी देर तक वो बाइट करेगा उतने ज़्यादा चांसेस है ना, इफ इट इज़ फीडिंग इट विल डिफिकेट एट द सेम टाइम एंड देन देर आर मोर चांसेस कि उसने जहाँ पे डिफिकेट करा वहीं पे ट्रिप्नोसोमा क्रूजी के जो ट्रिप्नोमास्टिकॉइड फॉर्म्स थे वो रिलीज कर दिया। एक्सपोज टू द रिस्क ऑफ बीइंग क्रश्ड बाय द होस्ट, तो इससे हमें ये पता चलता है कि जिस चीज़ को हम बहुत कॉमनली लेते हैं, मच्छर काटा, हमने हल्का सा इच करा, स्क्रैच करा, तो बेटर होता है आई थिंक इंसेक्ट्स वाला चैप्टर या सब्जेक्ट पढ़ने के बाद हम लोग और ज़्यादा प्रिकॉशस हो जाएंगे और हम लोग एटलीस्ट कुछ दिन तक तो ये करेंगे कि अगर हमें बग बाइट करा या मस्कीटो बाइट करा तो उसको इच करने के बाद, स्क्रैच करने के बाद हम हैंड वॉश ज़रूर कर लेंगे ताकि उससे रिलीज़ हुआ कोई भी एग, कोई भी पैरासाइट हमें इन्फेक्ट ना कर सके। शागास डिजीज इज जूनोटिक, दैट मीन एनिमल्स के थ्रू ही ट्रांसमिट होता है। ट्रिप्नोसोमा क्रूजी इज अ पैरासाइट ऑफ वाइल्ड वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक रैट, राइज, माउस, स्क्विरल, बैट्स। तो बेसिकली ये वाइल्ड मैमल्स, तो वार्म ब्लडेड एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन। These animals thus act a reservoir for or infection for man. Bugs too act as a reservoir of infection and in some areas humans too are the reservoir for infection. तो बेसिकली जिसके अंदर भी पैरासाइट होगा, अगर पैरासाइट हमारे अंदर है तो हमारी वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है, अगर पैरासाइट किसी मंकी के अंदर है तो उस मंकी की वजह से इन्फेक्शन फैल सकता है। बट बाय अभी तक देयर इज़ नो वैक्सीन फॉर शागास डिजीज़। ठीक है जी। नेक्स्ट है नेम द कॉजेटिव एजेंट एंड डिस्कस द ट्रांसमिशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस। अब हमने जापानीज एंसेफेलाइटिस के बारे में पढ़ना है कि वो कॉज किसकी वजह से होता है, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, कैसे डायग्नोस करते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है। देखो बेटा जी, जापानीज एंसेफेलाइटिस इज अ वायरल डिजीज, ये एक वायरस से होने वाला इन्फेक्शन है, ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टिव बाइट ऑफ फीमेल क्यूलेक्स ट्राइटा एनियोराइकस। आई थिंक माई प्रोनाउंसिएशन वॉज नॉट करेक्ट, बट क्यूलेक्स स्पीशीज की वजह से होता है। ओके, सिंपल कर लेते हैं। हाउएवर सम अदर मस्कीटो स्पीशीज ऑल्सो प्ले अ रोल इन ट्रांसमिशन अंडर स्पेसिफिक कंडीशन, पर ज़्यादातर क्यूलेक्स। इट इज़ प्राइमरली जूनोटिक इन इट्स नेचुरल साइकिल एंड मैन इज द एक्सीडेंटल होस्ट। नेचुरल होस्ट ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस वायरस इंक्लूड वाटर बर्ड्स जैसे कि पॉन हेरोन्स, कैटल एगर्स, ये सब। पिग्स ऑल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन नेचुरल साइकिल एंड सर्व एज एम्पलीफायर होस्ट सिंस दे अलाउ मैनीफोल्ड वायरस मल्टीप्लिकेशन विदाउट सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन प्रोलॉन्ग्ड वायरिएमिया। इसका मतलब ये है कि पिग्स की वजह से, पिग्स के अंदर ना मतलब उनका इम्यूनिटी या उनके अंदर कुछ ऐसा सिस्टम बहुत ज़्यादा है कि वो एम्पलीफायर है, मतलब कि उनकी बॉडी में बहुत सारे वायरसेस अगर एंटर हो रहे हैं, वायरसेस क्या करेंगे, वायरसेस जब तक बाहर रहते हैं मल्टीप्लाई नहीं करते। किसी भी लिविंग होस्ट के अंदर अगर वायरसेस किसी भी लिविंग होस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, किसी सेल को इन्फेक्ट करा वायरस ने, तो फिर वो वायरस उसके अंदर जाके मल्टीप्लाई होने लग जाता है। सेम अगर पिग को वायरस ने इन्फेक्ट करा तो पिग को ना कोई इन्फेक्शन नहीं हो रहा, पिग बीमार नहीं हो रहा। नॉर्मली क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर अगर वायरस एंटर होता है हमें वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, लेकिन पिग्स उस चीज़ में इम्यून है, उनको कुछ नहीं हो रहा। बट हाँ, उनकी बॉडी के अंदर जो वायरस जा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और इसकी वजह से उन्हें काफ़ी टाइम तक वायरीमिया भी रहता है। वायरीमिया का मतलब वायरस इन द ब्लड, उनके ब्लड में ही रहते हैं। अब अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म, कोई चलता फिरता ऑर्गेनिज्म है, कोई पिग है जिसके ब्लड में, जिसकी बॉडी में बहुत सारे वायरसेस हैं, तो वो एक होस्ट की तरह घूम रहा है ना, मतलब वो एक केपेबल एजेंट है कि जो मे बी उसके डिफिकेशन से, मे बी उसके माउथ ड्रॉपलेट से, या मे बी उसकी बॉडी की सिक्रीशंस की वजह से वो वायरस इधर उधर स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, तो पिग एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नेचुरल साइकिल में, जो एम्पलीफायर है होस्ट का, सिंस दे अलाउ मैनीफोल्ड, क्योंकि उनकी बॉडी में वायरस मल्टीप्लाई होता है विदाउट सफरिंग फ्रॉम डिजीज एंड मेंटेन प्रोलॉन्ग वायरीमिया, मतलब ब्लड के अंदर वायरस रहता है। ड्यू टू प्रोलॉन्ग वायरीमिया मस्कीटोज गेट अपॉर्चुनिटी टू पिकअप इन्फेक्शन फ्रॉम पिग्स। तो जब मस्कीटो ब्लड मील के लिए पिग को बाइट करते हैं, तो इंजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम पे उनकी बॉडी के अंदर ये सारे जो वायरस थे वो एंटर कर जाते हैं। और वायरस कौन सा वायरस भी हो सकता है, जापानीज एंसेफेलाइटिस कॉज करने वाला वायरस हो सकता है। ठीक है, and pigs easily from pigs easily and transmit to human being. Man is a dead end in transmission cycle due to low and short-lived viremia. Man के अंदर अगर एंटर होगा तो फिर ये उस टाइम उसके बाद और कहीं ट्रांसमिट नहीं हो सकता। मस्कीटोज डू नॉट गेट इन्फेक्शन फ्रॉम जेई पेशेंट। अगर किसी ह्यूमन को जापानीज एंसेफेलाइटिस है तो अगर मस्कीटो उसको बाइट करेगा भी तो ब्लड मील के टाइम पे वायरस उसकी बॉडी में वापस नहीं आएगा। नॉर्मली हमने देखा था प्रोटोजोन्स के केस में भी आ जाता था, लीशमीनिया डोनोमेनी आ गया या और भी कोई आ गया, लेकिन जापानीज एंसेफेलाइटिस का जो वायरस है अगर वो ह्यूमन के ब्लड में है तो वो वापस ब्लड मील के टाइम पे भी मस्कीटो की बॉडी के अंदर नहीं आएगा। जेई वायरस इज न्यूरोट्रोपिक एबो वायरस एंड प्राइमरीली इफेक्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसका एक फीचर ये भी माना जाता है ब्रेन फीवर, अगर ब्रेन फीवर हो रहा है तो वो भी इट कैन बी जापानीज एंसेफेलाइटिस।
द इन्फेक्शन लीड्स टू क्लासिकल सिम्टम्स सिमिलर टू एनी अदर वायरस कॉजिंग एनसेफेलाइटिस. एनसेफेलाइटिस वर्ड एनसेफेल वर्ड जो है वो ब्रेन के लिए यूज होता है. इन्फेक्शन ऑफ JE वायरस आर वाइड स्प्रेड इन इंडिया. फर्स्ट एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वायरस डेट बैक टू 1955 जब फर्स्ट केस कन्फर्म हुआ था. इन इंडिया द एक्चुअल इंसिडेंस रेंजेस फ्रॉम 14 to 65-94 कॉजिंग फैटलिटीज बिटवीन 367. ठीक है, अब आ जाते हैं इसका एक छोटा सा साइकिल हम देखेंगे. तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो मस्कीटो है ये अगर बाइट कर रहा है तो ये मस्कीटो बाइट्स अ बर्ड एंड पास वायरस. मस्कीटो बाइट्स अ बर्ड एंड पिकअप वायरस. इसने बाइट करा, इसको इन्फेक्ट कर दिया, और अगर दोबारा बाइट करा तो इसी की ये दूसरे मस्कीटो ने बाइट करा तो ब्लड मील में उस वायरस को पिक भी कर लिया. सिमिलरली इन्फेक्टेड मस्कीटो जो है वो अगर बाइट करेगा किसी भी एनिमल को तो वो वायरस पास ऑन कर रहा है. अगर उसने पिक को करा तो पिक के अंदर ये वायरस एम्पलीफाई होता जा रहा है. ब्लड मील के टाइम पे अगेन जब वो पिक से ब्लड मील लेगा तो ये वायरस उसके पास आ गया. ठीक है, लेकिन अगर वो ह्यूमन को करता है तो ये डेड एंड है क्योंकि अब वापस मस्कीटो के अंदर वायरस नहीं आने वाला. इन्फेक्टेड मस्कीटो ह्यूमन्स infected mosquito bite human and non-host animals which are unable to pass virus. ओके जी. पैथोजेनेसिटी क्या डिजीज होता है. JE वायरस इन्फेक्शन में रिजल्ट इन फेब्राइल इलनेस ऑफ वेरिएबल सीवियरिटी. फेब्राइल का मतलब होता है फीवर. इन चिल्ड्रन GI पेन एंड वॉमिटिंग में भी डोमिनेंट इनिशियल सिम्टम. Several disease is characterized by rapid onset of high fever. मतलब फीवर फेब्राइल है, ऑब्वियसली फीवर बहुत ज़्यादा हो रहा है. स्टूपर मतलब चक्कर खाना या इम्बैलेंस होना, डिसोरिएंटेशन, कोमा. देखो एक चीज़ याद रखो बेटा, एनसेफेलाइटिस ये ब्रेन को अफेक्ट करने वाला, CNS को अफेक्ट करने वाला सिस्टम है, मतलब डिजीज़ है. तो हमें फीवर तो हर इन्फेक्शन में होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे जो मेन जो हमें सिम्टम्स मिलेंगे वो ऐसे मिलेंगे जो ब्रेन से ओरिएंटेड हो. तो ट्रेमर्स आना, चक्कर आना, गिर जाना, कोमा, पैरालिसिस, ये सारी चीज़ें वो होने वाली हैं जो ऑब्वियसली हमारे न्यूरोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड है. ठीक है. प्रोड्रोमल स्टेज द पीरियड आफ्टर इंक्यूबेशन एंड बिफोर द करेक्टर सिस्टम ऑफ इन्फेक्शन अकर मे बी अब्रप्ट 1 to 6 hours, acute 6 to 24 hours. इसका मतलब है हर डिजीज का ना एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है. ऐसा नहीं होता कि हमें एक मस्कीटो ने बाइट करा और उसी टाइम डिजीज हो जाए. जैसे डेंगू का या आई गेस मलेरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है नियरली 1 week. तो शायद किसी को आज मस्कीटो बाइट हुआ है तो मे बी 1 week के अंदर या आफ्टर 1 week उसको डेंगू या मलेरिया का डिजीज के सिम्टम्स नजर आएंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जापानीज एन्सेफेलाइटिस का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो या तो 1 to 6 hours है या 6 to 24 hours. तो हम ये मान के चलते हैं कि विद इन अ डे और 2 वो सिम्टम्स उसको नजर आने लग जाएंगे. तो अगर किसी को आज या कल जापानीज एन्सेफेलाइटिस डायग्नोज हुआ है, सिम्टम्स आ रही है, तो मतलब उसको एक दिन पहले या 2 दिन पहले मस्कीटो बाइट हुआ था. द डिजीज एक्चुअली लास्ट फॉर अ वीक एंड मे प्रोलॉन्ग ड्यू टू कॉम्प्लिकेशन. नॉर्मली ये 1 week में हो जाता है ठीक, बट कभी कभी कईयों में कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो, इन्फेस्टेशन ज़्यादा हो तो ज़्यादा हो सकता है. अमंग पेशेंट हु सर्वाइव विच आर फुल्ली रिकवर्ड थ्रू स्टेडी इंप्रूवमेंट, हाउएवर सम सफर विद परमानेंट इंटेलेक्चुअल, बिहेवियरल और न्यूरोलॉजिकल सिक्वेल सच एज पैरालिसिस. कईयों के अंदर ये डिजीज पूरे तरीके से रिकवर हो जाएगा, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा क्रॉनिक फेज में हो गया या बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है वो पूरे तरीके से ना रिकवर कर पाए. उनको कोई ना कोई परमानेंट डैमेज या तो इंटेलेक्चुअल या न्यूरोलॉजिकल या पैरालिसिस, सीजर्स, ये कुछ ऐसा जो एक एरर है वो लाइफ टाइम के लिए रह जाए. Diagnosis. It is difficult to differentiate JE and other viral encephalitis such as JE virus infection present classical symptoms similar to any other. अब encephalitis कोई भी ब्रेन फीवर और भी वजहों से हो सकता है. तो जापानीज encephalitis है या कोई और encephalitis है, इसको डिस्टिंग्विश करना इज क्वाइट डिफिकल्ट क्योंकि इसके पास कुछ ऐसे करेक्टरिस्टिक सिम्टम नहीं है जो सिर्फ जापानीज encephalitis में ही हो. A lab test is required to confirm JE infection and to rule out other causes of encephalitis. Test for JE specific IgM antibody. तो एक एंटीजन एंटीबॉडी का टेस्ट होता है, एलाइजा वगैरह बेसिकली. तो जापानीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं कि क्या ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस हो रही है वो स्पेसिफिकली जापानीज एन्सेफेलाइटिस वायरस के अगेंस्ट ही हो रही है इन सिंगल सैंपल ऑफ CSF. लेकिन प्रॉब्लम ये है, ये जो एंटीबॉडीज हैं हम ब्लड में नहीं टेस्ट कर रहे. ब्लड टेस्ट इज क्वाइट ईजी, यहाँ पे CSF फ्लूइड के अंदर टेस्ट होगा. और कौन से तरीके से? एलाइजा मेथड से. Has been recommended by WHO. Other lab tests available for detection of JE include hemagglutination inhibition test kits आती हैं, complement fixation test होती है, antigen detection RPHA, inflorescence antibody. तो ऐसे बहुत सारी RT-PCR बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन इसके अलावा जो ज़्यादातर जो WHO के रिकमेंडेड है वो CSF का एलाइजा होता है टू डिटेक्ट IgM एंटीबॉडीज़. ठीक है. ट्रीटमेंट. GE वैक्सीन इज प्रोड्यूस इन लिमिटेड क्वांटिटीज़ एट द CSRI Kasoli. 3 doses of vaccine provide immunity lasting for a few years. The vaccine is procured directly by the state health authorities. So basically इसके against vaccine develop हो चुकी है. Vaccination is not recommended as an outbreak control measure as it takes at least 1 month after second dose to develop antibodies at protective level and the outbreaks are usually short-lived. अगर कहीं पे जापानीज एन्सेफेलाइटिस का आउटब्रेक हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फैल गया, एकदम से एपिडेमिक की तरह फैल रहा है,
तब वहाँ पे वैक्सीनेशन रिकमेंडेड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैक्सीनेशन के बाद नियरली 1 मंथ लग जाता है एंटीबॉडीज़ को बनने में, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे एपिडेमिक है तो वहाँ पे हमें इंस्टेंट क्योर चाहिए। आयरनिकली देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर जेई। तो हम अगर बात करें, अगर हम इम्यूनिटी डेवलप करना चाहते हैं, अगर हम बनना चाहते हैं कि भाई हाँ हमें ये डिजीज़ ना हो, या शायद हो गया तो हम उससे बच जाएँ, वो हमें ज़्यादा इन्फेक्ट ना करे, तो वैक्सीनेशन इज़ अ गुड ऑप्शन। लेकिन अदरवाइज़ अगर किसी को हो ही चुका है और बहुत ज़्यादा फेज़ में हो चुका है तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। क्लिनिकल मैनेजमेंट इज सपोर्टिव इन द acute phase. The treatment is directed at maintaining fluid and electrolyte balance in the body and control of convulsions. Basically ना जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, मोस्ट ऑफ द वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि डेंगू हो गया, जैसे कि कोरोना हो गया, जैसे कि जापानीज एंसेफेलाइटिस हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, जितने भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं ना, इनको ज़्यादा अच्छे से ट्रीट नहीं करा जा सकता। जनरली आपने सुना होगा जब डेंगू का आउटब्रेक होता है तो मार्केट से पैरासीटामोल, डिस्प्रिन, ये सारी चीज़ें बैन हो जाती है ताकि लोग गलती से भी ना ले लें। डेंगू के टाइम में भी बोला जाता है, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डेंगू क्योंकि वो कॉमन है, आई गेस वो सबने कहीं ना कहीं डेंगू के बारे में सुना होता है। तो डेंगू के केस में भी क्या होता है, या डेंगू वट एवर यू प्रोनाउंस लाइक, तो उसमें भी क्या होता है, हम बोलते हैं कोई मेडिकेशन नहीं लेने, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो धीरे धीरे करके खुद ठीक हो जाएगा। बस हमें बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स अगर कम हो रहे हैं, दैट इज़ अ बिग इशू, उसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। उसके अलावा फ्लूइड बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट, हॉस्पिटल में भी अगर कोई एडमिट होगा तो उसको ग्लूकोज, इलेक्ट्रोलाइट्स, ये सारी चीज़ें चढ़ाते हैं। यहाँ पे भी यही होता है, हमें बस एक मैनेजमेंट ट्रीटमेंट देना है कि जब तक वो जो वायरस का लाइफ साइकिल है वो अपना लाइफ साइकिल विद इन अ वीक और 10 डेज ख़त्म कर लेगा तो वो डिजीज़ ओवर हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए हमें उसको मेंटेन करना है, एक हेल्थ को मेंटेन करना है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके। अगर किसी को चक्कर आ रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तो सिम्टम एसोसिएटेड जो ट्रीटमेंट्स होते हैं ना वो देने पड़ते हैं। मेंटेनेंस ऑफ एयरवे इज़ क्रूशियल फॉर द पेशेंट टू रिकवर, मतलब खुला सफोकेशन ना हो वहाँ पे। द स्टेट गवर्नमेंट हैव बीन एडवाइज टू मेक एंटिसिपेटरी प्रिपरेशन इन द एंडेमिक डिस्ट्रिक्ट फॉर टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, इक्विपमेंट एंड एसेसरीज एज वेल एज सफिशिएंट नंबर ऑफ ट्रेन मेडिकल, नर्सिंग एंड पैरामेडिकल पर्सोनल। गवर्नमेंट की ड्यूटी होती है कि जहाँ पे भी एंडेमिक एरियाज़ हैं, जहाँ पे ये डिजीज़ होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जहाँ पे ये केसेस, जापानीज एंसेफेलाइटिस के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो वहाँ पे उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि टाइमली, मंथली, एनुअली या क्वार्टरली मेडिसिन, इक्विपमेंट्स वगैरह पे चेक रखें कि वहाँ पे मेडिकल स्टाफ होना चाहिए, मेडिकल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, इक्विपमेंट, सारी चीज़ें प्रेजेंट होनी चाहिए। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सपोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम सोर्सेज NVBDCP। तो बेसिकली इसके लिए गवर्नमेंट एक सपोर्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाती है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें वो मेंटेन और लुक आफ्टर करते हैं। मतलब देयर इज़ अ टीम अंडर द गवर्नमेंट, जो एक डिपार्टमेंट है जो इसको भी लुक आफ्टर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, लाइफ साइकिल एंड मेडिकल इंपॉर्टेंस ऑफ बॉडी लाउज। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्लस ये चैप्टर 8 में भी हम कर चुके हैं। तो एक बार मैं इस वीडियो का लिंक जो है वो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड कीप स्टडिंग। इफ़ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।